नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एलटी ग्रेड का एग्जाम है और जीएस के हिस्से में मैथ्स का एक पार्ट है जो कि आपको 7-8 सवाल से कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में उन सवालों के स्तर और सवालों का जो प्रारूप आपकी परीक्षा में बन सकता है, मैं वही का सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं हल करवा रहा हूँ। आप सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ इन सवालों को देख लें, समझ लें और इस तरह के और भी सवाल जो आपको बन सके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप तैयार कर लें। कॉमन हिस्से में तो काम आएगा ही आएगा, अगर आप रियली मैथ के लिए भी देख रहे हैं तो ये सवालों का स्तर आपको वहां भी काम आएगा। इसे और मानकर चलिए, ये सब कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनको पढ़ना और इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे हिस्से को तैयार कर लें। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं पहले सवाल पर, जितनी भी आवश्यक चीजें उनसे रिलेटेड उस पर भी डिस्कशन करता हूं। पहला सवाल मैंने लिया यहाँ पर त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति से संबंधित जितने फार्मूले होते हैं, चाहे वो आपके बेस्ड जनरल आइडेंटिटीज हो, चाहे वो आपके रेसिप्रोकल्स के हों, चाहे वो आपका सम का फार्मूला हो, डिफरेंस का फार्मूला हो, जितने भी स्तर के 2a का फार्मूला हो, मल्टीपल्स का फार्मूला हो, कोड़ों का उपयोग हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, हर एक तरह के फार्मूलों का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा। अब जैसे ये सवाल है जिसमें आप देख रहे हैं साइन 50 माइनस साइन 40 है और कॉस 50 माइनस कॉस 40 है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगता दिख रहा है, किसका बताएं? एक तो लग रहा है साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का लग रहा है ऊपर वाले हिस्से में, और दूसरे में हमारे पास लग रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी का लग रहा है। करेक्ट है, दोनों में ए की वैल्यू सेम है, वहां भी ए 50 है, यहां भी 50 है। इस हिसाब से हम इसको सोच सकते हैं। अब अगर आप इस फार्मूले को सोचें, जैसे इसके फार्मूले की तरफ जाए, तो यहां पर क्या फार्मूला बनेगा? 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फार्मूला होता है। आप इसको समझ सकते हैं ना। 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला। दूसरी तरफ cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है माइनस 2 cos 2 साइन नॉट cos 2 साइन a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू एंड साइन, साइन ही रहेगा a माइनस बी बाई टू। आपको इसको फॉलो करना होगा। यहां चलिए, जैसे ऊपर देखिए साइन ए माइनस साइन बी है, तो निश्चित तौर पर ये वाला फार्मूला लगेगा। लिखा जाएगा 2 cos 50 प्लस 40 90 हो जाएगा, 90/2 कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए क्या, साइन 50 माइनस 40, जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म होगा 50 से 40 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 10/2, 10/2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नीचे चलिए, माइनस लगा दीजिए, लिखिए 2 साइन, फिर से वही 50 प्लस 40 मतलब 90/2, और इसी तरह से यहाँ साइन ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा 50 माइनस 40 अर्थात 10/2। ये कंफर्म, ये तो डायरेक्टली इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये भी साफ साफ दिख रहा है आपको। दूसरी तरफ साइन का प्लस माइनस सिस्टम दिख रहा है, 2 से कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ आपका कास 45 होगा, ठीक है, कास 45 होगा, और नीचे आपका माइनस साइन 45 होगा, ठीक। अब कास 45 भी 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है, लेकिन ये माइनस रहेगा, दिस वैल्यू बिकम -1। अगर आप इसके सोल्यूशन पर हैं तो आपको इसका आंसर -1 लगाना होगा, जो सी ऑप्शन में आपके सामने है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहला सवाल आपका डन होता है, -1 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। आप सभी लोग इसको पॉइंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक है, और अलजेब्रिक मैंने उसी आधार पे ही सवालों को लिया है जैसा जैसा सवाल आपकी परीक्षा में बना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 1 है इक्वल टू 0 है आपके सामने। पूछ क्या रहा है, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसका मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। करेक्ट है, बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं अगर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 आपके पास है और इसका होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर करने से हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस ट्वाइस ए बी करेंगे। आप सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो सिंपली यह 2 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 करेंगे तो 2 होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसका होल स्क्वायर इतना होता है, माइनस इसमें 2 कर दे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब समस्या केवल इतने की है कि मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पता हो, तब ऐसा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम इसके पास चलते हैं, जहां से अगर मैं चाहूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपने पास है, इधर सामने उसको भेज देंगे तो -1 होगा। करेक्ट है, यहां से x अगर कॉमन करें तो x प्लस 3 होगा बराबर -1 होगा, अर्थात x प्लस 3 इज इक्वल टू -1/x होगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका -3 हो जाएगा। क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर डालिए, दोनों पक्षों का घन। क्यूबिक करने पर एक्स क्यूब, क्यों क्यूबिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड है।
1/x³ मतलब a³ प्लस b³ प्लस थ्राइस ab करेंगे तो x इंटू 1/x कैंसिल ही हो जाएगा, a प्लस b करेंगे तो -3 आ जाएगा, बराबर -3 का होल क्यूब करिए तो -27 होगा। करेक्ट है, यस। तो यहां से बना x³ प्लस 1/x³। अभी आपका -9 है, कितना है, -9 है, 3 × 9 होता है, -9 उधर जाके +9 होगा, मतलब -27 + 9 होगा तो -18 हो जाएगा। तो आप यहां पर सिंपली क्या पुट कर सकते हैं, -18, -18 का होल स्क्वायर -2 324 होगा। अब 324 से 2 घटेगा तो 322, इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने आएगा। वैसे भी आपको पता होगा कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 322 अगर बी ऑप्शन आप लगा रहे हैं तो करेक्ट आंसर आपके सामने इस सवाल का हल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है। प्लीज नोट करते चलेंगे, कंफर्म भी करते चलिए, सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो जैसी स्थिति हो प्लीज हमें अपडेट जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर पावर 3 होना चाहिए, पावर 2 नहीं, ठीक है, यहाँ भी चेंज कर लीजिएगा आप लोग। एक क्यूबिक इक्वेशन ax³, जैसे आप क्यूबिक इक्वेशन समझिए, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इट्स अ पॉलिनोमियल दैट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के शून्य को मतलब होता है मूल, जो आपके जीरोस कहलाते हैं। अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो क्योंकि क्यूबिक है, इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, इसमें जो मूल होंगे अर्थात शून्यक होंगे वो 3 होंगे, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा, 3 होंगे। सवालों में पूछा है कि मानों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, मतलब इनके मानों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा पूछ रहा है हमसे। अगर हम इसको थोड़ा सा हल करें तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा एलसीएम में, अल्फा कटेगा तो बीटा गामा होगा, बीटा गामा कटेगा तो अल्फा गामा होगा, अल्फा कटेगा गामा कटेगा तो अल्फा बीटा होगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा गामा, मुझे इसको फाइंड करना है। यही इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योग होगा। कुछ बातें मैं आपको कंफर्म कर दूं, कभी भी अगर हमारे पास इस टाइप का क्यूबिक इक्वेशन हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अर्थात मूलों का योगफल -b/a होता है। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से प्रोडक्ट होता है -c/a। ठीक है, -c/a होता है। अल्फा सॉरी c/a होता है, नॉट -c/a, c/a। अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट होता है -d/a, -d/a। तो आपको जो जरूरत है उसके हिसाब से मुझे इसकी नीड है और इसकी नीड है। करेक्ट, इसका मान हमारे पास कितना है, c/a है, और इसका मान -d/a है। इस हिसाब से a से कैंसिल होगा तो -c/d हो जाएगा। -c/d आपको फाइंड करना है। आइए इसको कंपेयर करिए, जब कंपेयर करेंगे तो a का मान 6 हो गया, b का मान आपके पास 3 हो गया, c का मान आपका -5 हो गया और d का मान आपका 1 हो गया, d का मान 1 हो गया। इस हिसाब से अगर हम यहां दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं या सिंपली आप लोग -c/d पुट करिए तो c की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और d की जगह पर 1 पुट करें तो 5/1 आंसर कितना होगा, आपका डी विकल्प होगा, 5 राइट सोल्यूशन होगा। तो तीसरा सवाल आपका डन होता है, 5 इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। इन फार्मूलों को तैयार कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण में भी आप सबको पता है कि रूट मूलों का योगफल क्या है, मूलों का गुणनफल, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको क्यूबिक इक्वेशन के लिए इन टर्म्स को कैलकुलेट करना चाहिए, समझना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज समझते हैं सब लोग, जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर है। अभी तक मैंने केवल इतना पढ़ा है। तीनों भुजाओं का योगफल दिया है, तीनों भुजाओं का योगफल मतलब परिमाप, परिमाप दिया है, कितना दिया है, 66√3। पूछा क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई, किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड, साइड मतलब भुजा, मैंने ए माना, सबकी भुजाओं को मैंने ए मान लिया क्योंकि सब बराबर है। परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का जोड़ अर्थात 3a होता है, जो 66√3 दिया है। करेक्ट है, 3 से इसको काट देंगे तो 22√3 हो जाएगा, अर्थात भुजा जो है प्रत्येक आपकी 22√3 हो गई है। हमसे ऊंचाई पूछ रहा है तो मैं लिखूंगा √3/2 इंटू 22√3, 2 से काटिए 11 हो गया, 11 गुणे आप 3 कर दे तो 33 हो जाएगा। 33 यहाँ पर आपके सामने ए हाइट है किसकी, समबाहु त्रिभुज की, जो आप लोगों से ऐसे कहीं भी, मतलब ए भी सेम वही होगी, ए भी हाइट ही हो, हाइट मतलब समकोण बनाने वाली रेखा, मतलब ये प्रत्येक सब सेम ही आएगी, हाइट निकल जाएगा। इनकेस अगर हमसे एरिया पूछा होता, एरिया का फार्मूला होता है √3/4a², तो आपको ए की जगह पर 22√3 रखना पड़ता और होल स्क्वायर करके आप फॉलो कर सकते थे। तो एरिया भी आपसे पूछ सकता है, इनकेस अगर पूछेगा तो आपको इस फार्मूले को दिमाग में रखना होगा जो मैंने आपको बताया है। करेक्ट है, यस।
दो संख्याएं हैं 14 और 18, दो संख्याएं 14 हैं और 18 है। कह रहा कि एचसीएफ और एलसीएम का हमसे अनुपात पूछ रहा है, मतलब मुझे 14 और 18 का हमें ये पहले एचसीएफ चाहिए, फिर हमें इसी 14-18 का हमें एलसीएम चाहिए। देखिए अब इतना हम तो डिटेल तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन हम फिर भी आपको समझा दे रहे हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 14 को भी काटे 18 को भी काटे वह हो जाएगी दो, दो दोनों को काट पाएगी, इसके अलावा कोई नहीं। बात जब एलसीएम की आएगी, दरअसल 14 और 18 का फैक्टराइजेशन करना चाहिए, 2 गुणे 7 और यहाँ 2 गुणे 9। अब दो तो है ही दोनों में, लिख दिया। 7 गुणे 9 आपको अलग करना होगा, ठीक है, 7 गुणे 9 करेक्ट है, दो दो से कटा। यहाँ पर 1:7 9 63 हो जाएगा, 1/63 मैंने लिखा, 1:7 1:63। डी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, पांचवा आपका डन होता है। 1/63 करेक्ट आंसर इस सवाल का आपके सामने है, बनकर आ रहा है राइट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए 15 और 35 के बीच, 15 और 35 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। तो 15 और 35 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं पहले सोचिए। हाँ, सोचने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। कोई भी संख्या अगर अभाज्य है और वह 5 से बड़ी है, अर्थात शुरुआत होती है आप सबको पता है 2 से, 2 और 3 को छोड़कर 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या है तो वह 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक कम या ज्यादा होती है। जैसे अगर मुझे 15 से शुरू करना है तो मैं 6 के पहाड़े में 18 पाऊंगा, फिर 24 है, फिर 30 है, फिर आगे 36 भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 35 जो है आपका 36 से छोटा होता है। 18 से पहले 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है। 24 से पहले 23 भी अभाज्य बट 25 अभाज्य नहीं है क्योंकि 5 से कट जाएगा। 29 भी अभाज्य है और 31 भी अभाज्य। इस प्रकार से अगर हमने नोटिस किया तो 15 और 35 के बीच में कुल 17, 19, 23, 29 और 31 कुल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि हमें सबका औसत पता करना है तो औसत सबको पता है कि योग बटा क्या होता है, संख्या होता है। तो सबको हमें जोड़ना है, मतलब 17 + 19 + 23 + 29 + 31, अर्थात इन सबको जोड़ करके हमें 5 से भाग करना है। आइए मैं जोड़ के बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए 9 1 10 का कॉन्सेप्ट 60 हो जाएगा, इनको जोड़ने पर 60 मिलेगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ लीजिए 40 मिल जाएगा आपको, क्योंकि 23 17 40 होता है। 60 40 100 हो गया, 100 119 टोटल हो गया। 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 5 तियां 15 और 5 अठे 40। 23.8 के साथ डी विकल्प आपका इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। ध्यान देना पड़ता है यहाँ कैलकुलेशन पर भी, और ये अभाज्य को ढूंढना, यही दो मुख्य चीजें होती है, इसलिए इस पर बिल्कुल आपको फोकस बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, और आई होप समझ में आया भी होगा। एक धनराशि को हार्दिक और महेश के बीच, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम हार्दिक है और एक का नाम महेश है, के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा जाना है। 2 और 3 के रेशियो में बांटना है कि हार्दिक को 20 रुपए दिए जाते हैं, लिखा है हार्दिक को 20 रुपए और दिए जाते हैं। अगर 20 रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाता है तो यह रेशियो 3-4 में बदल जाता है। तो महेश के पास कितनी धनराशि है ज्ञात करना है। ये हार्दिक है और ये महेश है। मैं थोड़ा ट्रिकी बता रहा हूं, हालांकि करने को ऐसे कर सकते थे कि हार्दिक का पैसा हम मान लेते 2x और महेश का पैसा 3x मान लेते। अब कह रहा हार्दिक को अगर हम 20 रुपए और दे देते हैं, महेश का वही रहने देते, तो रेशियो आपका 3 और 4 का बन जाता। आप इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, जिसका पैसा उसका निकल जाएगा। बट हम लोग ऐसे कुछ सोचते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं, हार्दिक और इनका पैसा 2 और 3 का है, जो पैसे बढ़ रहे हैं वो हार्दिक के अमाउंट में बढ़ रहे हैं। कितना रुपए? 20 रुपए। महेश में कोई चेंज नहीं हो रहा, महेश वाला एज इट इज है। रेशियो कह रहा है कि अब आपका 3-4 का हो गया। अब आप सोचिए कि जो आपने परिवर्तन किया है वो हार्दिक के धन में किया है, हार्दिक के धन में किया है, महेश में कुछ नहीं किया है। तो महेश को सेम रहना चाहिए पुराने से, जबकि महेश देखिए बदल गए। तो बदल गए तो इनको सेम करिए। सेम करने के लिए आपको इसको 4 से गुणा करना होगा, इसको 3 से करना होगा। सही है। 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12। अब देखिए सेम हो गया कि नहीं? यस। 8 से 9 कितना बढ़ा? 1, और 1 तुलनात्मक किसके बराबर है? 20 के। तो 1 बराबर आप 20 कर दें। क्या पूछा है? महेश के पास कितनी धनराशि थी और है? पहले भी 12 थी और अभी भी 12 है। तो 12 बराबर बताइए कितना हो गया? 12 दूना 24, 240 रुपए। आप ऐसे भी करते तो भी जो है आपके सामने आंसर आ जाता। 240 यहाँ महेश का धन है। अगर हार्दिक का पूछा जाता तो पहले का पूछा जाता तो 20 अट्ठे 160 करते, और अभी का पूछा जाता तो 20 9 180 हो जाता है, 20 जुड़ जाता। तो उस हिसाब से जिसका भी पूछा जाएगा आप लोगों को तैयार रहना होगा आंसर देने के लिए। इस सवाल का आंसर आपके सामने है। करेक्ट है? समझ में आ गया सबको? yes.
एक गाय को जब 1000 में बेचा जाता है, 1000 की तुलना में अगर 1010 में बेचा जाता है, अगर 1000 में ना बेचकर 1010 में बेचा जाता है, ठीक, तो 5% का अधिक लाभ होता है। लाभ तब भी हो रहा था और लाभ अब भी हो रहा है, तो 5% अब ज्यादा का लाभ हो रहा है। गाय का क्रय मूल्य पूछा है, ध्यान दो ना देना, ये जो 5% बढ़ा है, ये बिकाज आप 10 रुपए, 10 की वजह से, क्योंकि 1000 से 1010 होना 10 का इंक्रीज दे रहा है, तो 5% की तुलना हम 10 से कर देंगे कि 5% अपना 10 रुपए है। किसी भी चीज का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है, तो आप लागत को 100% मानिए, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 होता है और 100 दूना 200, अर्थात लागत मूल्य कितनी थी, 200 रुपए, 200 रुपए थी और 200 इसका लागत था। 1000 में बेचने की बजाय, अब 1000 में कितने परसेंट का लाभ हो रहा था बता सकते हैं, 1000 में बेचने के बजाय अगर हमने 1010 में बेचा तो हमें 5% अधिक लाभ हुआ, मतलब लाभ तब भी था, लाभ अब भी है, बट 5% का ज्यादा लाभ हो गया। 3 धावक है, धावक मतलब एथलीट्स है, दौड़ने वाले, उनकी चालों का अनुपात 1 2 3 है, मतलब पहले की कम, दूसरे की ज्यादा, तीसरे की, इस तरह से उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। 3 धावक है ABC, उनकी चालों का अनुपात दे रखा है 1 और 2 और 3। समझिएगा, जैसे जिसकी चाल ज्यादा होती है किसी यात्रा को करने में, तय करने में उसे कम समय लगता है। समान दूरी को तय करने में तीनों धावकों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, चाल जो होती है उस समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चाल बढ़ेगा समय घटेगा, चाल घटेगी समय बढ़ेगा, ये सिस्टम होता है। तो इसलिए चालों का व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, समयों का अनुपात आ जाएगा ना, जिसका समय कम है उसका ज्यादा, और जिसकी चाल कम है उसको ज्यादा समय लगेगा, और जिसकी चाल ज्यादा उसको कम समय लगेगा। उल्टा किया जाता है, 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम देखेंगे तो 6 होगा, 1 छक्के 6, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, 6 3 2 का रेशियो बनेगा उनके द्वारा किसी यात्रा को पूरा करने में लगे समयों का अनुपात। देखो, जिसकी समय चाल कम थी उसको सबसे ज्यादा समय लगा, और जिसकी चाल ज्यादा थी उसको सबसे कम समय लगा। ये सिस्टम होता है, इसको ध्यान से समझने की और अप्लाई करने की जरूरत है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 10वां नंबर क्या दिया है पढ़िएगा। एक नियमित खडभुज है, अब खडभुज का मतलब आप समझ लीजिएगा जिसमें 6 भुजाएं हो, और नियमित का मतलब जैसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज, वर्ग है, ये सब रेगुलर फिगर होते हैं जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं। एक सर्कल में खुदा है, मतलब एक सर्कल के अंतर्गत है, वृत्त के क्षेत्रफल का, जो सर्कल है उसके क्षेत्रफल का तथा उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का जो क्षेत्रफल खडभुज के द्वारा कवर नहीं किया जाता है का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आप सोचो कि सर्कल थी, करेक्ट, अपना जो भी सिस्टम रहा हो। अब इसमें एक रेगुलर हेक्सागन है, ये देखिए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, इसका नाम क्या है, ABCDE और F, करेक्ट। ए इसका सेंटर है, यहां से यहां तक की लेंथ, जैसे एक त्रिभुज बनता है इसी प्रकार से 6 त्रिभुजों से मिलकर के खडभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज की जो भुजा होगी उसी का डबल कर देने से वृत्त का व्यास बनेगा, अर्थात त्रिभुज की जो भुजा होगी वही वृत्त की त्रिज्या होगी। जैसे आप इसी को वृत्त की त्रिज्या कह दीजिए, या इसी को त्रिभुज की भुजा कर दीजिए। तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल आपसे कहेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल बोलिए क्या हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई ए का स्क्वायर, मतलब ए हमने इसलिए लिया क्योंकि त्रिभुज की भुजा को हमने माना। भाई नियम होता है सर्कल का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने ए रख लिया। अब हमको इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना उस हिस्से से जो हिस्सा खडभुज के द्वारा कवर नहीं होता, मतलब ये देखिए ऐसे साइडेड कर दीजिए, दिस पार्ट, दिस पार्ट, इस पार्ट का एरिया अगर आपको पता करना है तो पाई आर स्क्वायर अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल से आपको खडभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। अब खडभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे ऐसे 6 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब इसको आप 6 से अगर गुणा कर दें तो खडभुज का हो जाएगा। तो 3 2 3 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, अर्थात 3/2 √3 ए स्क्वायर। एक इसका क्षेत्रफल हो गया, बताएं, इस पूरे खडभुज का हो गया। इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा, देखिए 3/2 √3 ए स्क्वायर, करेक्ट है, ए वाला हिस्सा हो गया। करेक्ट है, मेरी बातें समझ में आ रही है, यस। अब आइए इसी को हल किया जाए, देखिए कैसे सेट होता है, कैसे सॉल्व होगा। मुझे पाई ए स्क्वायर ऊपर दिख रहा है और नीचे मुझे जो दिख रहा है पाई ए स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल से आप खडभुज का क्षेत्रफल घटा दे, 3/2 √3 ए स्क्वायर, ऐसे घटा दीजिए। अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले, जैसे सबसे पहले आप एक काम करो कि ए स्क्वायर कॉमन कर लो,
ऊपर जैसे अपने पास ही है उसकी दिक्कत नहीं, ऊपर ऐसे रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, अर्थात पाई ए स्क्वायर यहां पर रहेगा। यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बनेगा पाई केवल, माइनस से कितना 3/2 √3 हो गया। ए स्क्वायर से कटा, ये हो गया ऊपर पाई, और नीचे क्या रहेगा बताएं। इसको हल करिए, हो जाएगा 2 पाई -3 √3, और यहाँ का 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 पाई/2 पाई -3 √3 पहले ही विकल्प में आपको राइट सोल्यूशन के रूप में सही आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका पहला विकल्प है। ठीक है, जैसे कहा था उस हिसाब से हमने किया कि वृत्त के क्षेत्रफल को डिवाइड किया हूं किससे, उस हिस्से के क्षेत्रफल से जो खडभुज के द्वारा कवर नहीं है। तो खडभुज के क्षेत्रफल को वृत्त के क्षेत्रफल से घटाने से वह एरिया हमको मिलेगा, और इसको हल करने से पार्ट हमारा डन होता है। इस प्रकार से यह सेक्शन आपका कवर होता है, यह हिस्सा डन होता है। ये हमारा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन किए रहेंगे तो हम इसका पूरा पीडीएफ और नोट्स भी आपको देते रहेंगे। बाकी ऐसे ही आपके साथ लगे रहेंगे, आप जैसा आप कहोगे, आपके कमेंट्स और चीजें जब आएंगी तो हम उस हिसाब से और प्लानिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।